Dear students, this is Sayyid Jamal Shah, and this is my new channel, and this is my first video which I am going to upload on my YouTube channel. मेरे चैनल का नाम है JS Learning Solutions. मैं एक्चुअली इसकी ज़रूरत चैनल बनाने की इस वजह से पेश आई क्योंकि फ़र्स्ट ईयर कराची बोर्ड की इंग्लिश का कोर्स चेंज हो गया था और अब मुझे भी ज़रूरत पेश आई कि कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएं कि जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पाते उन लोगों का लॉस ना हो और वो इन वीडियोस को देखकर लर्निंग शुरू कर दें। तो मेरा अभी जो टास्क है, टारगेट जो है वो पोइट्री कंप्लीट करने का है। और क्योंकि अब मुझे आप लोगों को मैं पहले सारी की सारी पोम्स डिस्क्राइब करूँगा, इसीलिए मेरा जो पहला टॉपिक है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच का। क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोग जब पढ़ लेंगे तो पोइट्री में, पोम्स में ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होती हैं। और अब क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, इसी वजह से फिगर्स ऑफ स्पीच से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को आप पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, ये पोइट्री में भी यूज़ होती हैं और ये प्रोस में भी यूज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से मैंने कुछ सिलेक्टेड निकाली हैं और वो सिलेक्टेड फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। अच्छा, मेरा जो एक और टास्क है वो ये है कि मैं चीज़ों को आसान करके आपके सामने डिस्क्राइब करूँ, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी करके। क्योंकि अब फर्स्ट ईयर के कोर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, टेक्स्ट के चैप्टर्स भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं चीज़ों को आसान करूं। फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीचेस ऐसी भी होती हैं कि जिनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। ठीक है, कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। और इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच का जो कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है, ये आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ कॉपी पेस्टेड मटेरियल, बल्कि ये मैंने ख़ुद 2-3 जगहों से समझकर और फिर इसको आसान करके और इसको सिंपल करके और इसको प्रिसाइज़ करके मैंने इसको जो है वो टाइप किया है। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैंने बहुत आसान सिलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू वुड नॉट हैव एनी difficulty in understanding these all figures of speech. Now let's start without any further delay. Figures of speech सबसे पहले होती क्या हैं, ये मेरी फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। You can see a figure of speech is an expression used to make a greater effect on your reader or listener. फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ये इस तरह का एक ये यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपने जो लिसनर या रीडर पर ज़्यादा बेहतरीन इम्पैक्ट डाल सकें उन चीज़ों का। इट इंक्लूड्स मेकिंग कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, यानी कि दो चीज़ों के ऑपोजिट साइड्स भी जो है वो बताते हैं। एसोसिएशंस मीन्स उसके लिंक्स बताते हैं। एग्जेजरेशन, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर या चीज़ों को बिल्कुल ही घटा कर जो है वो बयान किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्शंस, और मतलब चीज़ों की फॉर्मेशन बताई जाती है। इट गिव्स अ मच क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। आप जो कन्वे करना चाह रहे होते हैं उसकी बेहतर पिक्चर दिखाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, मतलब ये है कि रिपीटिशन ऑफ साउंड कह लें आप, रिपीटिशन ऑफ लेटर कह लें। सिलेबल का वर्ड इस पर यूज़ हुआ है। सिलेबल का मतलब ये होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को सिलेबल कहते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एग्जांपल में लिखा हुआ है अलोन, अलोन, ऑल, अलोन। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें अ का साउंड जो है वो आ रहा है, तो रिपीटिशन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें अलोन ऑन द वाइड सी, वाइड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बिकॉज रिपीटिशन ऑफ साउंड इज़ देयर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूजन की।
इनडायरेक्ट रेफरेंस इज मेड इन स्पीच और राइटिंग टू अ पर्सन, अ कैरेक्टर और बुक। इसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है वो दिया जाता है, शो किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स देखिए, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। अब इसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जा रहा है, रोमियो का वर्ड यूज़ करके बताया जा रहा है कि कोई लड़का है कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहा है किसी लड़की के सामने, तो उसको रोमियो कहकर बताया जा रहा है कि ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन। अब देख रहे हैं ये रेफरेंस के तौर पर, मतलब वो एरिया जो है जो इतना खूबसूरत है कि उसको गार्डन ऑफ ईडन कहा जा रहा है, यानी कि जन्नत का बाग कहा जा रहा है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज, मतलब वो इतना जीनियस है कि उसको न्यूटन कहा जा रहा है। तो एल्यूजन के अंदर जो है वो रेफरेंसेस यूज़ किए जाते हैं। था कि कोई लड़का है कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहा है किसी लड़की के सामने, तो उसको रोमियो कहकर बताया जा रहा है कि ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन। अब देख रहे हैं ये रेफरेंस के तौर पर, मतलब वो एरिया जो है जो इतना खूबसूरत है कि उसको गार्डन ऑफ ईडन कहा जा रहा है, यानी कि जन्नत का बाग कहा जा रहा है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज, मतलब वो इतना जीनियस है कि उसको न्यूटन कहा जा रहा है। तो एल्यूजन के अंदर जो है वो रेफरेंसेस यूज़ किए जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एंटीथीसिस की। इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीमोरॉन। ये ऑक्सीमोरॉन से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखें, ऑक्सीमोरॉन में जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन इसके फ़ौरन बाद हम देखेंगे, और इसमें भी कंट्रास्टेड आइडियाज़ और वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको एक बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, लिखे हुए हैं, ऑपोजिट वर्ड्स नहीं हैं, ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, ओके। और इसके अंदर फ्रेजेस या सेंटेंसेस हैं, जबकि ऑक्सीमोरॉन में वर्ड्स होते हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब इंसान ख़ता का पुतला है, जबकि अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, तो हम गिर जाएंगे, ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन अगर आप देखें, ऑपोजिट वर्ड्स इन आ सेम फ्रेज़। ऑक्सीमोरॉन की एग्ज़ाम्पल है स्वीट सॉरो। अब देखें, स्वीट सॉरो होगा तो वो स्वीट नहीं होगा, गम कभी भी स्वीट नहीं होता, ओके। तो स्वीट सॉरो, ब्राइट स्मोक, कोल्ड फायर, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑक्सीमोरॉन की हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। सिक हेल्थ, और कुछ फ़न में हैप्पीली मैरिड भी यूज़ करते हैं इसमें, तो ये खैर एक फ़नी सा था ऑक्सीमोरॉन। इस तरह के और भी बहुत सारे फ़नी ऑक्सीमोरॉन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। व्हेन द राइटर और स्पीकर टर्न्स अवे फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिज स्पीच, मतलब जिस टॉपिक पर, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, जब राइटर या स्पीकर अपने उस कॉन्टेक्स्ट से हटकर बात करता है, तो वहाँ पर राइटर एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाता है या कॉमा लगाता है, ठीक है। तो ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना या एक टॉपिक से हट जाना, ये चीज़ एपोस्ट्रॉफी कहलाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, डियर गॉड, द वेरी हाउस इज सीम asleep. This example has been taken from the sonnet which was composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth. कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ये पढ़ी हुई भी हो। डियर गॉड, अब देखें डियर गॉड आया और फिर दोबारा टॉपिक पर राइटर स्विच कर रहा है, पोइट, वो ये कह रहा है द वेरी हाउसेस सीम asleep, ओके। नेक्स्ट है ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स, ये भी एग्जाम्पल एपोस्ट्रॉफी की है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर दे बिलोंग टू एपोस्ट्रॉफी, ओके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लाइमैक्स। सो क्लाइमैक्स जो है ये है अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और आइडियाज़ विच आर प्रेजेंटेड इन सच
a way that the sense rises to more important. सीरीज़ ऑफ आइडियाज़ को इस तरह से बयान किया जाए कि उसका सेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए. जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एक पोम है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस, जो ली गई थी, कुछ लाइंस ली गई थी यूलिसिस की पोम में से. सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड है ये पोम. उसकी एक लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. ओके, देख रहे हैं सीरीज़ ऑफ जो इसमें जो इवेंट्स हैं वो बताए जा रहे हैं. टू स्ट्राइव कि आप जो है वो कोशिश करें, टू सीक जस्तुजू करें, तलाश करें, एंड नॉट टू यील्ड मीन्स हिम्मत ना हारें. तो ये ग्रेजुअली जो है वो इवेंट्स इसमें बताए जा रहे हैं. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. ओके, सो सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हैं और आइडियाज़ हैं जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है इस तरह से कि सेंस राइज हो रहा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी जो है वो हाईलाइट हो रही है. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. सो ये जो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं ये क्लाइमेक्स की एग्जांपल्स होती हैं. नेक्स्ट है एपिग्राम. apparent contradiction in language, it gives temporary shock to the reader. बज़ाहिर स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है लैंग्वेज का, आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आप ये सेंटेंस सुनेंगे, लेकिन इसकी डीपर मीनिंग होती हैं एपिग्राम की. इसकी एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ अ मैन. अब आप सोच में पड़ जाएंगे, द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ अ मैन. फिर जब आप इसको जब डीपर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा होता है वो आगे चल के फिर उसको बाप बनना होता है. ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो बाप होता है. लैंग्वेज इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थाट्स. अब बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि छुपे हुए थाट्स का जो है वो आर्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो छुपे हुए आर्ट्स को ज़ाहिर करने का आर्ट है. डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स. बचाइए मुझे मेरे दोस्तों से. मतलब दोस्तों को वो एक लिहाज से दुश्मन कह रहे हैं. तो इसमें एक डीपर जो है वो मैसेज होता है जो एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू आपको कन्वे किया जाता है. नेक्स्ट जो है वो है हाइपरबली, या जिसको आप एग्जेजरेशन भी कहते हैं. थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस. या तो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर देंगे या बिल्कुल ही उसको घटा देंगे, कम कर देंगे. बेटर और वर्स, या बहुत अच्छा या बिल्कुल बुरा, देन दे रियली आर, जैसे कि वो एग्जैक्टली होते हैं उनसे, या बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज़्यादा घटा देंगे. इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट दैन अ प्लेन स्टेटमेंट. प्लेन स्टेटमेंट की बजाय जो है वो स्ट्राइकिंग इफेक्ट डालने के लिए उसको बढ़ा देते हैं. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है डैफोडिल्स. 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस. जब उन्होंने डैफोडिल्स को देखा तो कहने लगे 10,000 मैंने देख लिए एक झलक में. हालांकि इतने नहीं देखे होंगे उन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैजुरेट कर रहे हैं उसको. हाइपरबली की एग्जांपल है ये. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. मतलब पूरे अरब के परफ्यूम लगा दीजिए, लेकिन ये जो प्यारे से हाथ हैं छोटे से, ये इसकी जो खूबसूरती है वो इसका सामना वो इसके इक्वल नहीं है. ये मैकबेथ पे से लाइन ली गई है जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है. आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे. आज मेरे पास लाखों काम है करने के लिए. बंदा चाहकर भी 1 लाख काम नहीं कर सकता एक दिन में, लेकिन आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे. ये हाइपरबली की एग्जांपल है कि एग्जैजुरेट किया जा रहा है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है. फिर उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल आयरनी की. आयरनी जो है एन अनयूजुअल पार्ट ऑफ अ सिचुएशन. इट सीम्स स्ट्रेंज और अम्यूजिंग. वी से वन थिंग बट नियर जस्ट ऑपोजिट. हम एक चीज़ कह रहे होते हैं लेकिन हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो मीनिंग होती है वो कुछ और हमारे दिमाग में होती है. इसे आप उर्दू में तंज भी कह सकते हैं. वी प्रिटेंड टू प्रेज समबडी बट वी एक्चुअली मीन टू ब्लेम और रिडिक्यूल. हम बज़ाहिर तो तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन असल में हम उस पर हंस रहे होते हैं या उसको हम ब्लेम कर रहे होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर, येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन. अब देखिए ना कि ब्रूटस कह रहा है कि वो बहुत एम्बिशियस है
और ब्रूटस जो है वो ऑनरेबल मैन है, मतलब उसकी बात पर ऑनरेबल उसको कह रहे हैं लेकिन उसकी जो ऑनेस्टी है उस पर डाउट कर रहे हैं कि वो तो बड़ा जैसे शरीफ है क्योंकि वो ये बात कर रहा है। ओके, हम थिएटर में गए, इसकी एक और एग्जांपल, थिएटर में गए, थिएटर जो है वो बिल्कुल खाली था और हमने कहा अरे देखो थिएटर कितना भरा हुआ है, तो ये आयरनी है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आयरनी में आते हैं। मेटोनमी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेटोनमी है। सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम्स, वी यूज़ क्राउन फॉर किंग, मिल्टन इज़ यूज्ड फॉर मिल्टन्स वर्क। जैसे हम क्राउन का वर्ड यूज़ करते हैं बादशाह के लिए, ठीक है, सल्तनत के लिए हम क्राउन का वर्ड यूज़ करते हैं, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम्स को आप मेटोनमी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने कहा आई एम रीडिंग मिल्टन दीज डेज़, मैं आजकल मिल्टन को पढ़ रहा हूँ। मिल्टन को पढ़ने का मतलब ये है कि मिल्टन की बुक्स पढ़ रहा हूँ, जो मिल्टन ने काम किया वो पढ़ रहा हूँ, तो मिल्टन का वर्ड जो है वो इसमें यूज़ किया गया है। ओनोमेटोपिया, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओनोमेटोपिया। ओके, ओनोमेटोपिया जो है द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज़ मेड टू सजेस्ट द सेंस। ओके, जिसमें साउंड जो होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं सेंस को। जैसे कुत्ता जब भौंकता है तो वो बॉ बॉ करता है, बॉ बॉ द वॉच डॉग्स बार्क। तो ये जो बॉ बॉ इज़ द एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है बॉ बॉ की, ये ओनोमेटोपिया की एग्जाम्पल है। आई हर्ड द वाटर लैपिंग, ये जो लैपिंग साउंड है टप 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 का ऑन द क्रैक, ये जो लैपिंग जो वर्ड है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैराडॉक्स की। ओके, पैराडॉक्स क्या है? एट फर्स्ट इट शोज एब्सर्ड और इम्पॉसिबल, बट व्हेन वी रियलाइज इट रिवील्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रुथ। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि कोई एब्सर्ड मतलब कोई बड़ी ही अजीब सी बात है और इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन जब हम इसको जब रियलाइज़ करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ जो है वो उसके अंदर से सामने नज़र आता है। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डेथ थॉ शल डाई, मौत तुम्हें मरना होगा, तुम मरोगी। हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स, रूल्स ये हैं कि सारे रूल्स को आप इग्नोर कर दें। तो ये इस तरह के ये जो पैराडॉक्स के जो एग्जांपल्स हैं, ये भी देखा जाए तो बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, सो ये भी इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। ओके, पर्सोनिफिकेशन, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ are spoken as if they are persons or human beings। मतलब जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें कि जो बेजान चीज़ें हैं, उनको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना जो इंसानों में पाई जाती हैं, ये चीज़ कहलाती है पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। ये फिर सेम एग्जाम्पल सोनेट की ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, घर सो रहे हैं, घर सोते नहीं हैं, इंसान सोते हैं, तो घरों को इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा रही हैं इसमें। ओके, तो इससे बात ये समझ में आ रही है कि ये इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक। ये ह्यूमन कैरेक्टर है कि दरवाज़ा खटखटाने का काम इंसान का होता है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, कैन नॉट नॉक। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, डेथ ने अपना जो है वो आईसी हैंड जो है वो रखा किंग के ऊपर। अब ये भी एग्जाम्पल है, हाथ डेथ का हाथ नहीं होता, इंसान का होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके, पैरानोमेजिया, पैरानोमेजिया जो है इसको आप पन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसको आप पन भी कहते हैं।
इसकी एग्जांपल्स हैं, इट शोज़ वेरियस मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये वर्ड्स की मुख्तलिफ मीनिंग्स या डिफरेंट मीनिंग्स आपको देती हैं। A bicycle can't stand on its own because it is too tired. Okay, it is too tired. अब ये too tired आपको दो सेंस दे रही है। too tired मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गई है, इसी वजह से साइकिल खड़ी नहीं हो सकती। और too tired का मतलब ये भी है कि उसके दो व्हील हैं, इस वजह से भी वो खड़ी नहीं हो सकती। So tired has two meanings. The first one is exhausted and the second one is wheel. An ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. Ambassador वो शख्स होता है जो abroad में रहता है। अब lies का मतलब जो abroad बाहर के मुल्कों में झूठ बोलता है या बाहर के मुल्कों में रहता है फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। अब लाइज का मतलब यहाँ पर दो सेंस आ रहे हैं। पहली मीनिंग ये है टू टेल लाई, कि वो बाहर की कंट्रीज़ में अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए झूठ बोलता है या वो बाहर के मुल्क में रहता है। सो दो सेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दो जो सेंसेस बन रहे हैं ये पन की एग्ज़ाम्पल है या पैरोनोमेजिया की एग्ज़ाम्पल है ये। ओके, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली जो है ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों को आप जब कंपेयर करते हैं तो आप सिमिली यूज़ करते हैं। और जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आप एज और लाइक जैसे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे फॉर कंपैरिजन के लिए आप एज या लाइक के वर्ड जब यूज़ करते हैं तो वो सिमिली की एग्जांपल होती हैं। इसकी एग्जांपल है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब ये भी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम में से लिया गया है। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, सो एज अ क्लाउड, एज ओके, क्लाउड से कंपेयर कर रहा है पोइट अपने आप को और वो यूज़ कर रहा है वर्ड एज। तो एज या लाइक के वर्ड्स यूज़ करना ये सिमिली कहलाता है। when like a rose I bounded over the mountains, like a rose फूल की मानिंद। अब कंपेयर कर रहा है राइटर अपने आप को रोज़ से, कंपेयर कर रहा है राइटर अपने आप को रोज़ से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, सो रोज़ से कंपैरिजन के लिए वो लाइक का वर्ड यूज़ कर रहा है और लाइक जो है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिमिली। ओके, नेक्स्ट है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी जो है ये है अ पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल और वाइस वर्सा। कोई एक पार्ट हो जो पूरे होल को रिप्रेजेंट करे, मतलब पूरी की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ऑल को रिप्रेजेंट करे। या कोई वाइस वर्सा का मतलब कोई ऑल है जो पार्ट को रिप्रेजेंट करे। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है जो चीज़ जिस सेंटेंस या जिस स्टेटमेंट के साथ भी आप वाइस वर्सा का वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस स्टेटमेंट का जो ऑपोजिट है वो भी ट्रू है, वो भी सच है। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस और उसके आगे वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस सेंटेंस का ऑपोजिट भी ठीक होगा। अ पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल और वाइस वर्सा, मतलब पार्ट जो है वो होल को रिप्रेजेंट करे या होल पार्ट को रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल है इसकी, ही इज़ अ पुअर क्रिएचर, ही इज़ अ पुअर क्रिएचर। अब ये पुअर क्रिएचर मतलब क्रिएचर तो कह रहे हैं लेकिन ही को कह रहे हैं। क्रिएचर में तो पूरा होल आ जाता है, सारे के सारे लोग आ जाते हैं, तो पुअर क्रिएचर का मतलब पुअर मैन। इंडिया वॉन द मैच, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच, नॉट इंडिया वॉन द मैच, इंडियन क्रिकेट टीम। एवरी किंग इज़ नॉट अ सोलोमन, सोलोमन मीन्स एवरी किंग इज़ नॉट अ वाइज मैन। ओके, तो ये दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनेक्डकी। सिनेक्डकी की एग्जाम्पल्स हैं ये। लास्ट जो आपके पास जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मेटाफर को भी आप कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, बट द वर्ड
ऑफ कंपैरिजन लाइक एज आर नॉट यूज्ड। इससे पहले हमने सिमिली देखा, सिमिली में लाइक और एज के वर्ड्स यूज़ करते हैं आप कंपैरिजन के लिए, लेकिन मेटाफर में लाइक और एज के वर्ड्स यूज़ नहीं होते कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लीजिए, लाइफ इज़ अ ड्रीम, इट इज़ एग्जांपल ऑफ मेटाफर। और अगर आप ये कहें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिमिली, क्योंकि इसमें लाइक का वर्ड आ गया। ओके, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। लाइफ इज़ लाइक अ वॉकिंग शेडो, ये लाइक का वर्ड आ गया, तो ये एग्जांपल जो है वो सिमिली की है। तो इसमें 2 एग्जांपल्स आपके पास सिमिली की हैं और 2 एग्जांपल्स आपके पास मेटाफर की हैं। ये थी वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने आप लोगों को बताई। थोड़ा सा क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जल्दी बोल रहा था। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल अबाउट इट। पहली वीडियो है, पहली वीडियो में इस तरह से हो जाता है, तो आगे चलकर थोड़ा सा जो है वो ये जो टाइमिंग का इशू है और प्रेजेंटेशन का जो इशू है, इंशाल्लाह ताला ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लें, अपने माइंड में रखें, क्योंकि हर पोम के लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच से रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। MCQs में भी जो है वो क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर आप ये फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, आप लोगों को आगे चलकर इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो ये पोएटिक डिवाइसेस मैंने इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाई हैं। इसके बाद हमारी जो पहली पोम है वो हम पहली पोम जो है वो उससे हम जो है वो पोइट्री अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, और देखेंगे बुक के लिहाज से ही चलेंगे। बुक में जो सबसे पहली पोम है आप लोगों की वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप लोग जो है वो रेडी रहिएगा। अच्छा, अब जो बुक की जितनी भी जो पोम्स हैं उससे रेलेवेंट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब मेरी वीडियो आप लगाएं तो आप जो है वो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ख़ास तौर पर मैं वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, वैसे वोकैबुलरी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। मैं पहले वर्ड मीनिंग्स शेयर करूँगा आपके साथ। ओके, फिर मैं उस बुक की पोम की जो लाइन्स हैं एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर ऑल ऑफ़ यू। इसको बिल्कुल आसान करके आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर दूँगा पोम को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइजेज़ वगैरह भी अगर उस वीडियो में टाइम हुआ तो वो देख लेंगे। अदरवाइज़ चलें एक्सरसाइजेज़ भी देख लेंगे, जो बुक की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी हम देख लेंगे, और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जस्ट कीप वॉचिंग माय वीडियोस और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जब बेल आइकन पर आप जब क्लिक करेंगे तो मेरे फिर नोटिफिकेशंस भी नई वीडियोस के आप लोगों के पास आते रहेंगे। ठीक है, देखते रहिए, इस मतलब तमाम वीडियोस देखते रहेंगे तो आप लोगों के फ़र्स्ट ईयर की पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर इसमें ग्रामर का पार्ट भी है, आप लोगों की रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी कंटेंट जो है वो मैं आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा रिपोर्ट राइटिंग का। वो मेरे नोट्स में भी मैंने जो है वो सारा पूरा कंटेंट डाला हुआ है। लेटर राइटिंग भी मैंने डाला हुआ है उसके अंदर। ईमेल राइटिंग का मैंने पूरा जो है वो फॉर्मेट डाला हुआ है। इसके अलावा प्रेसिव राइटिंग का है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। ये सारी की सारी जितनी भी जो एग्जांपल्स हैं ये सब की सब हम करेंगे, और इन सब के जो है वो टिप्स आप लोगों को दिए जाएंगे। लाइक प्रेसिव राइटिंग, इट इज़ नॉट एन ईजियर जॉब। प्रेसिव राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रेसिव राइटिंग भी एक टेक्निकल सा क्वेश्चन आता है, और ये वो क्वेश्चन है प्रेसिव राइटिंग का और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो आप लोगों का CSS के एग्ज़ाम में भी आता है। तो आप इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हैं कि प्रेसिव राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये किस कदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके आप लोगों को टिप्स दिए जाएंगे, वो टिप्स भी मैं दूंगा, एक एक वीडियोस इन पे भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन लेट मी फिनिश द पोइट्री फर्स्ट। पहले हम इसकी पोम्स जो हैं वो सारी की सारी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और फिर पोम्स जो है वो कवर अप करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे हमें और क्या करना है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।